सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस, किस्त नंबर 4। रुकनुद्दीन बैबरस की तीसरी किस्त में आप जान चुके हैं कि ममलूक उमरा ने सुल्तान के 9 उम्र बेटे अल मंसूर को तख्त पर बिठा दिया था और सरपरस्ती ममलूक सालार सैफुद्दीन कतस को सौंप दी थी। ऐसे में दीगर मुस्लिम सल्तनतों से मंगोल तूफान की खबरें मिस्र पहुंचना शुरू हो चुकी थीं। हलाकू खान की सरबराही में मंगोल लश्कर मुस्लिम इलाकों में तबाही फेरता हुआ बगदाद पहुंच चुका था। हलाकू के लश्कर के सामने खलीफा बगदाद और उसकी अफवाज खसो खाशाक की तरह बह चुके थे। तारीख का जालिम तरीन लश्कर मजलूमों पे सितम ढाकर मालो दौलत समेट चुका था। शाम का हुक्मरान अल नासिर, जो ममलूकों से लड़ने, उनके इक़्तिदार को खत्म करने और अंदरूनी मसाइल के साथ नबरदाज़ था, मंगोलों की तबाही से खौफजदा होकर फौरी तौर पर उसने एक सिफारती वफ्द तहाइफ के साथ कराकरम रवाना कर दिया। बगदाद की तबाही के बाद मियाँ फारकीन के हुक्मरान अल कामिल ने मंगोलों की इताअत का तौक गले से उतारकर जिहाद का दिलेराना फैसला किया। हलाकू के बेटे यशमूत ने 1 साल तक मुहासरा किए रखा, मगर उसे नाकामी रही। बाद में वसाइल की कमी और वबा के फैलने के सबब अल कामिल हथियार डालने पर मजबूर हुआ। इन मुश्किल हालात को देखकर अल नासिर ने ममलूकों से अपनी पुरानी मुखासमत खत्म करने और सुलह का फैसला किया ताकि मंगोल तूफान का मुत्तहिद होकर सामना किया जाए। अल नासिर सैफुद्दीन कतस की जंगी और सियासी बसीरत का कायल था। ये सैफुद्दीन कतस ही थे जिनकी सरबराही में ममालिक ने अल नासिर को शिकस्त दी थी। अल नासिर की पेशकश के बाद मिस्री उमरा और ममालिक ने 9 उम्र अल मंसूर को माजूल करके सैफुद्दीन कतस को मिस्र का नया ममलूक सुल्तान नामजद कर दिया। वैसे भी हलाकू खान के ताकतवर लश्कर का सामना किसी खिलंडरे नौजवान के बस की बात न थी। इसके लिए फौलादी अज़्मो इस्तक़लाल दरकार था, जो कि सैफुद्दीन कतस को कुदरत की तरफ से बतौर तोहफा इनायत किया जा चुका था। इस दौरान मंगोल लश्कर शामी इलाकों पे हमला आवर हुआ। सैफुद्दीन कतस ने एक लश्कर अल नासिर की मदद के लिए रवाना किया, जहां अज़ा के इलाके में मौजूद कुर्द इस लश्कर पे शब खून मारकर लूटना चाहते थे। इस अहम खबर को रुकनुद्दीन बैबरस ने सैफुद्दीन कतस तक पहुंचाया, जिसने सैफुद्दीन कतस के दिल में रुकनुद्दीन बैबरस के लिए नर्म गोशा पैदा कर दिया। दरअसल बहरी ममलूक बैबरस की सरबराही में मुख्तलिफ हुक्मरानों की फौज में शामिल होकर पैसे के एवज जंग लड़ते, मगर मंगोलों से ममलूक अजली दुश्मनी रखते थे। रुकनुद्दीन बैबरस हों या सैफुद्दीन कतस, ये सब के सब मंगोलों के ही सताए थे। इनके वालिदैन मंगोलों की तलवार का निशाना बनकर जहान फानी से कूच कर गए थे, और यही मंगोल थे जिनकी वजह से उनकी जिंदगियां गुलामी में गुजर गईं। मगर मिस्र और शाम वो मुसलमान खित्ते थे जहां ममालिक को इज्जत और शर्फ से नवाजा गया, और अब वो मिस्र पे हाकिम थे। रुकनुद्दीन बैबरस के दिल में मंगोलों से नफरत का अलाव बचपन से भड़क रहा था, और अब उनका दुश्मन करीब था, तो उन्होंने सैफुद्दीन कतस से भी हाथ मिलाने में कबाहत ना समझी और सैफुद्दीन कतस से इजाजत चाही कि उसे बहरी ममलूकों के दस्ते के साथ सुल्तान के लश्कर का हिस्सा बनाया जाए, ताकि मंगोलों को उन्हीं की जबान में जवाब दिया जा सके। सैफुद्दीन कतस ने रुकनुद्दीन बैबरस की पेशकश मंजूर कर ली। बेशक एक बसीरत रखने वाला हुक्मरान यही फैसला करता है। अल नासिर मंगोलों के सामने हार चुका था, उसकी फौज को ताराज कर दिया गया। अल नासिर इतना कम हिम्मत निकला कि जान बचाने के लिए हलाकू के लश्कर के सालार कत बोगा को गिरफ्तारी पेश कर दी। अल नासिर को हल्ब रवाना कर दिया गया। दमिश्क में वहशी मंगोलों का राज था। मंगोल मुस्लिम दुनिया रौंद चुके थे। ख्वारज़म के बाद बगदाद भी तबाह हो चुका था। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह की बहादुरी के किस्से भी माजी की बात थी। मुसलमानाने मिस्र और शाम, बल्कि यूं कहिए कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की उम्मीद अब एक बुलंद हिम्मत सुल्तान सैफुद्दीन कतस और उनके असातीरी शोहरत रखने वाले रुकनुद्दीन बैबरस से वाबस्ता थीं।
मिस्र में तारीख का नया बाब रकम होने जा रहा था। मंगोल मिस्र की फतह के बाद मक्का मदीना फतह करने का नापाक इरादा रखते थे, मगर इन सब के बीच एक ममलूक सुल्तान चट्टान की तरह हायल था, जिसका नाम सैफुद्दीन कतस था। मंजर काहिरा में ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कतस के दरबार का था। सुल्तान के सामने आदाब सिफारत से नावाकिफ और सफाकी में दरिंदों को पीछे छोड़ते हलाकू खान के सफीर खड़े थे। मंगोल हैबत से कई अय्यूबी शहजादे हलाकू की इताअत कबूल कर चुके थे। खुद सुल्तान कतस के दरबार में उमरा की अक्सरियत खौफ में मुब्तला थी। हलाकू के कासिद इताअत या जंग का पैगाम लेकर खड़े थे। सुल्तान ने उनका पैगाम सुना, उमरा की जानिब नजर दौड़ाई तो एक शख्स पूरी जुर्रत के साथ मंगोलों को उनकी आंखों में तोल रहा था। सुल्तान सैफुद्दीन कतस ने उस शख्स की तरफ इशारा किया और एक तरफ ले जाकर मशवरा किया कि क्या जवाब देना चाहिए। मशवरा करने वाला कतस था, मशवरा देने वाला रुकनुद्दीन बैबरस था। दोनों के सलाह मशवरे के बाद ममलूकों का जवाब काहिरा की फसील पे 4 मंगोल सफीरों की लटकती लाशों की सूरत में दिया जा चुका था। जब मंगोल लश्कर के खौफ से आलम इस्लाम थर थर कांप रहा था, तो ऐसे में कतस और बैबरस 2 ऐसे जवां मर्द थे जो आने वाले वक्त को मर्द मोमिन की निगाह से देखकर मंगोलों की गर्दनें उड़ता देख रहे थे। इसके बाद दुनिया की तारीख के चंद अहम तरीन मार्कों में से एक ऐने जालूत हुआ, जहां मंगोल लश्कर को शिकस्त हुई, जिसकी तफसीलात द लॉस्ट मुस्लिम हिस्ट्री चैनल आपको अपनी आने वाली वीडियो सुल्तान सैफुद्दीन कतस में बताएगा, क्योंकि ये कोई मामूली मार्का नहीं था, मंगोलों के जवाल का आगाज था। दरअसल ये दौरे तारीख उम्मत मुस्लिमा के 3 बड़े जरी मुजाहिदों का दौर था, जिसमें सुल्तान सैफुद्दीन कतस, बरका खान और सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस शामिल हैं। इसीलिए द लॉस्ट मुस्लिम हिस्ट्री सुल्तान सैफुद्दीन कतस और बरके खान पर अलहदा से वीडियो बनाकर इन 3 अजीम मुजाहिदीन के कारनामों के बारे में तफसीलात से आगाह करना चाहता है। इस मार्के की तफसीलात इंशाअल्लाह सैफुद्दीन कतस की वीडियो में मुलाहिजा की जा सकती हैं। मंगोलों को ऐने जालूत में ऐसी गैर मुतवक्का शिकस्त हुई कि उनके वहमो गुमान में भी ना था। उनकी तेज रफ्तार फुतूहात को तवील मुद्दत के बाद धचका लगा था। हलाकू खान हैरान था कि ये कैसे हुआ। मुसलमानों की इस अजीम फतह के बाद एक ऐसा तकलीफ दे सानहा हुआ जिसने मशरक़ और मगरिब में मुसलमानों के दिल गम से भर दिए। अभी मंगोलों की शिकस्त का जश्न ख़त्म भी ना हुआ था। मिस्र की रियाया अपने अजीम सुल्तान का इंतज़ार कर रही थी कि उन्हें अपने महबूब कायद और ऐने जालूत के फातेह सुल्तान सैफुद्दीन कतस की शहादत की अंदोनाक खबर मिली। और इसका सबसे संगीन पहलू ये था कि सुल्तान कतस अपने ही मातहत सालार रुकनुद्दीन बैबरस के हाथों शहीद हुए। इस बारे में मुस्लिम मौरिखीन मुख्तलिफ आरा रखते हैं। मुकरेजी और इब्ने कसीर लिखते हैं कि सुल्तान सैफुद्दीन कतस को रुकनुद्दीन बैबरस ने ही कत्ल किया। इसकी वजह बताते हुए इनका कहना है कि सुल्तान कतस ने बैबरस से वादा किया था कि उसे हल्ब की हुक्मरानी दी जाएगी, जिसे मुख्तलिफ वजूहात और मसलहतों के सबब पूरा न किया जा सका, और इसी वजह से रुकनुद्दीन बैबरस ने सुल्तान सैफुद्दीन कतस को कत्ल कर दिया। जबकि रुकनुद्दीन बैबरस का जाती साने निगार मुहियुद्दीन इब्ने अब्दुल्ला ज़ाहिर कहता है कि सैफुद्दीन कतस को बैबरस ने कत्ल किया और इस अमल में वो तन्हा था। एक और मौरिख के मुताबिक कतस के कत्ल की वजह उनकी जानिब से रुकनुद्दीन बैबरस के बहरी सरदार ओक्ताई का शाही महल में कत्ल था। बहरी ममलूकों की तरह रुकनुद्दीन बैबरस भी अपने सरदार ओक्ताई का मुकर्रब था और उसे बहुत चाहता था। इसी इंतकाम में कतस जैसे नाबगाए रोजगार सुल्तान को रुकनुद्दीन बैबरस ने शहीद किया। इस कत्ल के फौरी बाद रुकनुद्दीन बैबरस
مصری امراء اور مملوکوں کے خیمے میں داخل ہوا اور انہیں سلطان کی شہادت کی خبر دی، جس کے بعد امراء نے رکن الدین بیبرس کو مصر کا سلطان تسلیم کر لیا۔ یوں ملک الظاہر کا لقب اختیار کر کے رکن الدین بیبرس مصر کا سلطان بن گیا۔ مصر کے لوگوں تک جب یہ خبر پہنچی کہ اب سلطان ملک الظاہر رکن الدین بیبرس مصر کے تخت کا وارث ہے، سیف الدین قطز کے اس طرح قتل پر مصر کے لوگ پہلے ہی افسردہ اور غمگین تھے، اب انہیں خوف نے آ گھیرا تھا۔ ایک طرف منگول، دوسری طرف صلیبی، اور نئے آنے والا سلطان رکن الدین بیبرس کس مزاج کا ہوگا کوئی نہیں جانتا تھا۔